हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर किया जाता है, इसके क्या कॉजेस हैं और इनसे रिलेटेड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। अपन आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन रिसेंटली लॉन्च हुई है और वो इंडिया के इन्फ्लेशन में कुछ इंसाइट्सफुल डेटा देते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है, क्या इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से है या सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। तो इस क्वेश्चन को आरबीआई की बुलेटिन एड्रेस करता है। यदि इंडिया में देखा जाए तो इन्फ्लेशन चीफली जो है सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से है। इनफैक्ट आरबीआई का बुलेटिन कहता है कि 55% जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से है। इसके विपरीत डिमांड साइड इन्फ्लेशन कम है और लगातार गिरते जा रहा है, जो कि 2020 में मात्र 27% था और 2019 में थोड़ा सिग्निफिकेंट था। इन एंड आउट कोविड वेव्स के समय ऊपर बढ़ा है कभी, बट ओवरऑल डिमांड इन्फ्लेशन कम होता है। क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। इन्फ्लेशन नॉर्मली सप्लाई के सेंस से होता है, यानी कि जब सप्लाई हिंडर हो जाती है प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है बट प्राइस बढ़ जाती है। समझने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करती है फाइनली किस चीज पर, एक इक्वेशन पर जो है सप्लाई और डिमांड के टर्म्स में। यानी कि जो सप्लाई और डिमांड दोनों एक मार्केट इक्विलिब्रियम में रहती है तो एक प्राइस एक्स पर ये फैक्टर आके रुकता है। बट यदि किसी कारण से लेट अस से सप्लाई कम हो जाए, तो सप्लाई कम हो जाए डिमांड उतनी ही रहे, तो क्या होगा, प्राइस उस कमोडिटी की बढ़ जाएगी। इसके ऑपोजिट यदि अपन देखें, डिमांड यदि बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ही रहे, सप्लाई कांस्टेंट रहे, तब भी प्राइस बढ़ जाएगी। इसी बढ़ते हुए ट्रेंड को अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यदि आप इंडिया के केस में देखें तो सप्लाई रिलेटेड फैक्टर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, तो वो आप देखेंगे चीफली रहेंगे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज रीजन क्या है, इंडिया में जो बारिश है बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करती हैं एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का। तो यदि बारिश कम या ज़्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेशन या तो कोई डिजास्टर हो गया, जैसे अभी चेन्नई में फ्लड आए तो उनके आसपास जो कंसिक्वेंट पूरा इंपैक्ट हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश में भी फ्लड आया। आंध्र प्रदेश में ग्रीन मिर्ची चिलीज प्रोडक्शन का एक मेजर हब है। अब चिली प्रोडक्शन कम हो गया, सप्लाई खराब हो गई, तो हो सकता है चिली की प्राइस आपको कुछ मंथ में बढ़ते हुए दिखेगी। यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स, मिल्क, एग्स, पल्सेस, शुगर, सारी की सारी सप्लाई रिलेटेड फैक्टर जो कि इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है, इस वजह से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इसका एक और एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं जो सब लोगों ने हमने एक्सपीरियंस किया है कोविड के समय। बिकॉज चाइना में सीवियर लॉकडाउन हुआ तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती थी उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम या बंद हो गया। इस वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज, चाहे वो मोबाइल हो, आईफोन का प्रोडक्शन, या ऑटोमोबाइल्स जिसमें सेमीकंडक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सब की प्राइसेस शूट आउट हो गई क्योंकि सप्लाई बंद हो गया और डिमांड कांस्टेंट रही। दिस इज नोन एज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। इसके विपरीत यदि अपन बात करें डिमांड साइड इन्फ्लेशन, डिमांड यानी कि अचानक से डिमांड बढ़ जाना उस चीज की। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आज आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है। अचानक से यदि सैलरी आपके बढ़कर 50,000 हो जाती है तो आपके क्या होगा, आप अचानक से स्पेंड ज्यादा करने लगेंगे। आप मे बी कपड़े की शॉपिंग बढ़ा देंगे, जूते खरीदने लगेंगे, अपने ऊपर ज्यादा खर्च करने लगेंगे। बट क्या प्रोडक्शन बढ़ा उस मुकाबले, सप्लाई उतना ही रहे, बट शॉपिंग करना आपका बढ़ गया। तो ऐसा जब आप क्यूमुलेटिव स्केल में इमेजिन करिए, जब अचानक से पूरी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कांस्टेंट रहा तो फिर भी प्राइस बढ़ जाएंगे। दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको आप समझेंगे तो जैसे कोविड के समय अचानक से यदि आप देखेंगे तो मास्क की या तो सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई। अब प्रोडक्शन कांस्टेंट रहा बट इनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, इस वजह से इनकी प्राइसेस में स्टीप राइज हो गया। डिमांड साइड इन्फ्लेशन आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ज्यादा मिनिमम आज की डेट में इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करता है।
which is limited to non-alcoholic beverages, personal care, हेल्थ रिलेटेड गुड्स, इनमें ही कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके बाद अपन इन डेप्थ समझते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, इनके टाइप से रिलेटेड, और इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पास में वो भी समझेंगे। तो सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन यानी कि सिंपल प्राइस ऑफ गुड्स जो है ओवर द ईयर्स राइज कर रही है, यानी कि जहां पहले यदि आप देखोगे एजुकेशन लेट से 50 रुपए में हो जाती थी पर मंथ, वो ओवर द कोर्स ऑफ ईयर आज की डेट में 20,000 पर मंथ तक अच्छे स्कूल्स में बढ़ चुकी है। यानी कि कंसिस्टेंट प्राइस राइज है। यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो जहां पर ओनियन की प्राइस 20 रुपए तक चलती है, वहीं पर जब अचानक से ओनियन की शॉर्टेज होती है तो प्राइस 100 रुपए या कई बार 150 रुपए किलो तक शूट अप हो जाती है। इसे ही बोला जाता है प्राइस राइज ऑफ गुड ओवर द ईयर इज नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो तरीकों से होता है। सबसे पहले एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यदि अपन डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से बात करें तो डिमांड अचानक से ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि अपन ने सैनिटाइजर्स की बात करी कोविड में, ऐसे ही डिमांड यदि बढ़ गई और सप्लाई से बहुत बहुत ज्यादा हो गई, तब जो प्राइस राइज ऑफ गुड होगा उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके विपरीत कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लीजिए ये एक खेत है, लेट अस से दिस इज फार्म, और इससे जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो है मूंग दाल प्रोड्यूस हो रही है, या इसकी जगह आप कोई इंडस्ट्री भी मान सकते हो कर रही है। लेट अस से दिस इज इंडस्ट्री या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो फाइनली प्रोड्यूस कर रहा है एक गुड, लेट अस से गुड एक्स। अब जो मेजर चीज इस इंडस्ट्री में चाहिए होगी वो चाहिए होंगे रॉ मटेरियल्स, लेट अस से केमिकल्स चाहिए होगा, एक चाहिए होगा लेबर की कॉस्ट, और कुछ और भी चाहिए होगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसी कई चीजें चाहिए होगा। अब यदि इन सारे इनपुट कॉस्ट की प्राइस लगातार बढ़ते रहे, जैसे कि लेबर कॉस्ट मान लो पहले 200 रुपए रोजी हुआ करती थी पर डे की, वो बढ़कर 400 रुपए रोजी हो जाए, तो क्या जो फाइनल जो प्रोडक्ट एक्स बनेगा वो सेम कॉस्ट में डिलीवर हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 20 रुपीज यूनिट हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 50 रुपीज यूनिट कर दिया गया। तो जो भी एक्स बनाने के लिए इनपुट्स लग रहा है उनकी कॉस्ट बढ़ा दी जा रही है। दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ड्यू टू द राइज ऑफ द इनपुट कॉस्ट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी गेट्स इंक्रीज्ड। इसे वेज पुश इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है वो है लेबर की कॉस्ट, जो डिटरमाइन करती है कॉस्ट पुश। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन जो यूपीएससी 2013 का है। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस मे बी कॉज्ड बाय, यानी कि राइज इन प्राइजेस की बात कर रहा है, यानी कि ये इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। किस वजह से प्राइजेस राइज हो सकती है? एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बढ़ गया। अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो गया। एन इंक्रीज इन द डिमांड, यानी कि अब आपको सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट। अब आप इस चीज को देखिए तो 1 और 3 जो ऑप्शन है इफेक्टिवली वो एक ही बात को सजेस्ट कर रहा है। कैसे? यानी कि अचानक से मनी बढ़ गया, यानी कि ये ऐसा ही है कि आपकी सैलरी 10,000 से बढ़कर 50,000 हो गई। इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवली जो डिमांड रहेगी वो बढ़ जाएगी। और यदि आप थर्ड ऑप्शन को देखें इंक्रीज इन द डिमांड, तो 1 और 3 एक ही ऑप्शन है, उसे अलग वर्ड्स में लिखा गया है, दोनों के दोनों सही है। किस वजह से इन्फ्लेशन होगा? दैट वुड बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अलावा अपन बात करें अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि सप्लाई कम हो गई, तो ये भी सप्लाई कम हो गई, यानी कि इससे भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन कॉज हो जाएगा। दैट इज दिस आंसर। इजी है, 2013 का क्वेश्चन है, बेसिक इन्फ्लेशन से है। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्फ्लेशन से यूपीएससी लगातार पूछा है, हर साल या अल्टरनेट ईयर्स में इन्फ्लेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है।
यदि अपन बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, ये 2011 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अब यदि आपको टर्म्स नहीं पता है तो डिफ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कॉस्ट, जहां इन्फ्लेशन का मतलब होता है कॉस्ट बढ़ना। यदि कॉस्ट कम होने लग गई दैट इज नोन एज डिफ्लेशन, यानी आप नेगेटिव ऑफ या इन्फ्लेशन का उल्टा जो होता है उसे बोला जाता है डिफ्लेशन, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अलावा एक और टर्म होता है जो होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जो रेट होता है इन्फ्लेशन का वो कम हो जाना, यानी कि मान लो 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, उसे कम हो जाना, यानी कि 4% हो जाना। दिस ट्रेंड इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिर जाना लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्फ्लेशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली अकम्पनीड बाय इन्फ्लेशन। क्यों ऐसा यदि अपन समझते हैं तो सिंपल सी बात है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो एक फैक्टर आप समझ सकते हो कि दिस जनरली मींस जो मॉनेटरीली लेवल पर ग्रोथ होगी, यानी कि मनी की सप्लाई जो इकोनॉमी में है बढ़ेगी। एट द इकोनॉमी लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगी ही, हो सकता है कुछ लोगों तक ना पहुंचे, कितनी डिस्ट्रीब्यूटिव है वो अपन को नहीं पता, बट जैसे ही इकोनॉमी में मनी बढ़ेगा तो दिस वुड क्रिएट सर्टेन डिमांड एंड डिमांड वुड लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो अपन ने देखा। इसके अलावा जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से जो लेबर की कॉस्ट है देखा जाता है वो भी बढ़ती है, इस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी देखा जाता है। इसलिए एक इकोनॉमी में हल्का इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी के हिसाब से डिफर करता रहता है, हल्का इन्फ्लेशन हमेशा डिजायरेबल रहता है। नॉर्मली ये 2 to 5% के बीच में मैटर करता है। नॉर्मली 3% यूरोपियन इकोनॉमी मानती है कि 3% इन्फ्लेशन इज गुड। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है क्योंकि वो और ज्यादा डिमांड को बढ़ाता है। अब आप देखिए सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन यदि इकोनॉमी में है यानी कि डिमांड बढ़ी है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है विज़ा विज़ सप्लाई, और डिमांड यदि बढ़ रही है सप्लाई के मुताबिक तो डेफिनेटली सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को बूस्ट करने की जरूरत है। इसलिए स्लाइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। इसके अलावा बाकी टर्म्स देख लेते हैं क्या होता है। डिफ्लेशन अपन ने कर लिया, इन्फ्लेशन कर लिया, एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दो टर्म से बना है, एक है स्टैग्नेशन और दूसरा होता है इन्फ्लेशन, दोनों से मिलकर बना है स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिक्रीज होना या सैचुरेट हो जाना उसे बोलेंगे स्टैग्नेशन, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना, यानी कि ये तो क्वेश्चन के ही विपरीत हो गया तो डायरेक्ट गलत है। और हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आप देखोगे जब जर्मनी वाइमर रिपब्लिक के अंदर थी तो वहां पर इन्फ्लेशन 1000% से ज्यादा होगा। वेनेजुला में भी अभी राइट नाउ 100% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। इस तरीके की क्राइसिस इंफॉर्मेशन इंसिडेंट्स में जब इन्फ्लेशन जो कॉस्ट रहती है वो हजारों गुना ज्यादा हो जाती है उसे बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी के लिए बहुत घातक है। इसके अलावा सिंपल सी जो अपन ने ऑलरेडी बात करी, यदि पैसा एक्सपेंशनरी पॉलिसी आरबीआई की वजह से गवर्नमेंट की वजह से ज्यादा होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दैट इज व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमनली दो तरीके से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों के बारे में अपन बात करेंगे और इनके बारे में डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है? जब होलसेल में यानी कि बल्क क्वांटिटी में जो होलसेलर लेवल की प्राइसेस को आइडेंटिफाई करता है उसे बोला जाता है WPI। कैसे मेजर किया जाता है? सिंपल, ईयर ऑन ईयर। जैसे आप प्राइस ऑफ लेटेस्ट से आज की बात कर रहे हो तो दिसंबर 2023 टू एक साल पहले की आप प्राइस देखोगे कंपेयर करने के लिए दिसंबर 2022 और टू द प्राइस ऑफ बेस ईयर
जो भी बेस ईयर होगा। नॉर्मली यदि अपन ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2022 ही लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, और 100 में परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। यही सेम सीपीआई के लिए यूज करेंगे और डब्ल्यूपीआई के लिए भी यूज करेंगे। दैट इज हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। यानी कि जब बल्क क्वांटिटी में यूज करेंगे तो डब्ल्यूपीआई होगा, और जब रिटेल लेवल पर यूज किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा सीपीआई। दोनों में कैसे अंतर रहेगा कि जो इनकी जो गुड्स हैं, जो ब्रैकेट है, कौन सी कॉमोडिटीज से मेजर किया रहेगा वो अलग रहेंगी, यहां पर अलग रहेंगी और सीपीआई में अलग रहेंगी। बेस ईयर दोनों का अलग है, यहां 2011 है, सीपीआई में 2012 है। बेस ईयर क्या होता है कि उसकी तुलना में, यानी कि जब अपन 2011 के तुलना में अभी महंगाई कितनी हुई है उसे बेस ईयर बोलते हैं। किस बेस के अकॉर्डिंग अपन महंगाई की राइज को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद जो कौन पब्लिश करता है इसे, डब्ल्यूपीआई को कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहता है, वो पब्लिश करता है। वहीं सीपीआई को एनएसओ पब्लिश करता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। पहले एनएसओ और सीएसओ अलग थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन निकालता है। यदि आप देखेंगे तो ये डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स की प्राइसेस को करता है, वहीं सीपीआई गुड्स और सर्विसेज दोनों को करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप मान लीजिए अपन एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, सो सपोज दिस इज अ कंज्यूमर, ही इज बेस्ड इन अ सिटी। तो अब क्या इसे रिटेल लेवल पर गुड्स खरीदना पड़ेगा? तो ये फूड खरीदेगा, ये कुछ और भी खरीदेगा, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो ये पेंसिल खरीदेगा, शार्पनर खरीदेगा, लेकिन ये सर्विसेज को भी तो यूज करेगा। क्या ये ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं करेगा? क्या ये पेट्रोल को यूज नहीं करेगा? तो इसलिए सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट रहेगी। सर्विसेज की प्राइस भी सीपीआई ऑन एन इंडिविजुअल लेवल कैलकुलेट करता है, बट वहीं पर डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ गुड्स की प्राइसेस को कैलकुलेट करता है। तो जो आइटम्स हैं वो ज्यादा कवर्ड हैं डब्ल्यूपीआई में, 697। ये आइटम्स के नंबर ध्यान रखिएगा, कई बार पीएससी इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और 448 फॉर रूरल, 460 फॉर अर्बन इन केस ऑफ सीपीआई। जो गुड्स कवर्ड है इनके बारे में अपन डेप्थ में बात करेंगे। मोस्टली जो सीपीआई है वो मंथली बेसिस में रहता है, बट डब्ल्यूपीआई मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स मंथली बेसिस में, बट वीकली बेसिस में प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, वीकली आइटम्स भी कुछ निकलते हैं। मेजरली जो टोटल डेटा है वो मंथली वाइज आपको मिलेगा। कई बार एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाता है। अब यदि अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो रिटेल इन्फ्लेशन में क्या बास्केट ऑफ गुड्स है, क्या बास्केट है जिसके तौर पर ये प्राइस को, महंगाई को डिफाइन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा है फूड एंड बेवरेजेस जिसका 45% है। ये परसेंटेज मोटा मोटा ट्रेंड आपको जरूर पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं इसलिए पता होना चाहिए। सर्विसेज 20%, हाउसिंग 10%, फ्यूल एंड लाइट 6%, क्लोथिंग फुटवेयर 6%। इस तरीके से डिक्रीजिंग ट्रेंड है। सबसे ज्यादा किसका है? फूड एंड बेवरेज, सेकंड नंबर पर है सर्विसेज 20, एंड आप देखोगे 10, 6, 6 एंड अल्टीमेटली 2% पे पान मसाला और इस तरीके की चीजें हैं। यानी कि आप समझ रहे हो ये किस बेसिस पे होगा, ये एक कंज्यूमर कितना पैसा उसकी जो डेली नेसेसिटी पे है स्पेंड करता है, उसकी स्टडी के बेसिस पर ये परसेंटेज अलॉट किया गया है। अब यदि अपन देखें तो सीपीआई 4 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के जो सीपीआई होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर, ये जो 3 टाइप के हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि लेबर मिनिस्ट्री इसे निकालती है। और एक सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड के लिए होता है जिसे एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन लॉन्च करती है। अब मंथली बेसिस में जो निकलते हैं, यदि अपन देखें तो आरबीआई जो अपने रेपो रेट कंट्रोल करने के लिए जो इंडिकेटर यूज करती है वो आज की डेट में सीपीआई यूज करती है। और जो गवर्नमेंट और आरबीआई का एग्रीमेंट हुआ है वो सीपीआई लिमिट को 4 ± 2% के बीच में मेंटेन करेगी। यानी कि इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए और ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई कौन सा इंडिकेटर यूज करती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई को यूज करती है। इसके अलावा यदि अपन अब होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में
मेजरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64%, प्राइमरी आर्टिकल्स 19%, फ्यूल एंड पावर 13%, डिक्रीजिंग में ये है। अब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में याद रखिएगा प्रोसेस फूड भी आएंगे, फॉर एग्जांपल कैंड मशरूम भी इंक्लूडेड, कैंड मशरूम है ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड भी इसमें आ जाएगा। या अदर जितने आपके जो अरे जितने बिस्किट्स हो गए, मिक्सचर्स हो गए, सब इसी में आ जाएगा। एडिबल ऑयल, पेपर प्रोडक्ट्स, एक बार रफली आइडिया होना चाहिए क्या है। एंड प्राइमरी आर्टिकल्स में 19%, एंड दिस इज द ब्रॉडर डायमेंशंस ऑफ WPI। ये उसके बास्केट ऑफ गुड्स हैं। देखिएगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ सर्विसेज इन WPI। उसका रीजन अपन ने देखा है। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में आया हुआ है, 2020 प्रीलिम्स में आया है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, द वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन दैट इन WPI। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है, ये अभी आपने पढ़ा है तो आपको ये याद रहेगा, बट एग्जाम के टाइम हो सकता है ये कंफ्यूजिंग हो जाए। तो सपोज इफ आई डू नॉट नो दिस, तब कैसे अटेम्प्ट करेंगे। The WPI does not capture charges in the prices of services which CPI does। ये तो बहुत ऑब्वियस है, तो ये सही है। इसके अलावा RBI has adopted WPI as its key measure of inflation। ये तो बिल्कुल गलत है। तो जहां पर 3 है वो आप निकाल दो। आंसर डेफिनेटली A या B में से होगा। दैट इज द एक्सटेंट। अब यदि आपको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो ऐसी क्वेश्चन में मैथमेटिकल एडवांटेज होता है कि आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अब ये अपने को पता है अभी द वेटेज ऑफ फूड इन CPI कितना था, 46% था अभी अपन ने देखा था, और वहीं पर जो WPI में था 19% तो प्राइमरी में था, उसमें भी फूड का कंस्टिट्यूएंट कम आएगा, कुछ और डिवीजन होगा, तो डेफिनेटली 46% से तो कम ही होगा। तो डेफिनेटली आंसर ए होगा। 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। दैट इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट। बट यदि आप 1 में कंफ्यूज हैं तब भी ए या बी में से जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।